ग्रेविटेशन, ये टर्म, इस टर्म से आप समझते क्या हो, क्या होता है ग्रेविटेशन? तो इससे हम समझते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किनके बीच में? कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास हो, यानी कि जिस चीज के पास, किसी भी कोई भी चीज है जिसके पास मास नहीं है, उसके पास ग्रेविटेशन भी नहीं होगा। अगर मास है तो ग्रेविटेशन होगा ही होगा। अच्छा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स, एक बात। दूसरी बात, ड्यू टू मास है, ठीक है, और अट्रैक्टिव है। तो आप कह सकते हो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मास पे डिपेंड करती है। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती है तो मास भी मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स का लूंगा। और एक और चीज पे डिपेंड करती है, उनके डिस्टेंस पे। मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है m1 और एक का मास है m2, और इनके बीच में डिस्टेंस है r। तो जो फोर्स है ना, जितना डिस्टेंस r बढ़ता जाएगा उतनी कम होती जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स, और जितना मास बढ़ता जाएगा उतनी बढ़ती जाएगी। तो आप कह सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स है k m1 m2 अपॉन r²। ये k कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन के लिए इसे g से डिनोट किया जाता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं होता पूरे यूनिवर्स में, चाहे आपका प्लेनेट चेंज हो रहा है या कुछ भी चेंज हो रहा है, इस पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर चीजों की क्या क्या यूनिट है। फोर्स यूनिट क्या है? न्यूटन। मास यूनिट क्या है? अब वो मास चाहे आपका m1 हो चाहे m2 हो, उनकी यूनिट है kg। डिस्टेंस जो है उसकी यूनिट क्या है? मीटर। k की यूनिट क्या है? g की, फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अभी हमने एक रिलेशन लिखा था F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r²। तो यहां से मुझे दिखाई देता है g होगा F r² डिवाइडेड बाय m1 m2। तो आप कह सकते हो कि जो g है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो g की यूनिट बनी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अच्छा, क्या मैं इससे डायमेंशन बना सकता हूँ? डायमेंशन के लिए पहले मैं न्यूटन की डायमेंशन लिखूंगा, m1 l1 t-2। मीटर की डायमेंशन l2, और इसकी m1 की पावर -2, ठीक है। तो अगर इन सबको एक साथ लेता हूं तो क्या आता है हमारा? m की पावर -1 l की क्यूब t की -2। ये डायमेंशन बैठी है कैपिटल जी की, ठीक है। अब क्या जी की, अब मेरे पास यूनिट है जी की, जी का कांस्टेंट क्या है, वो नंबर क्या है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट। सारे बच्चे एक बार ध्यान देंगे, ये एक जगह पर दो बच्चे बैठे, एक डेस्क है, ठीक है। मेरी ड्राइंग अजीब सी है, उस पर मत ध्यान देना। ये हर्षित बैठा है और ये बैठा है राघव। अब आप कहोगे भैया हर्षित का भी मास है, राघव का भी मास है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? r डिस्टेंस है।
हर्षित अट्रैक्ट करना चाहिए या नहीं? यस सर, करना चाहिए। तो तुम्हारे बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स लिख रहा हूं मैं, 1 और 2 के बीच की, वो है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब तुम बच्चे, चाहे कितना भी तुम्हारा वजन ज्यादा हो, 100 किलो से ज्यादा तो नहीं हो सकता, 100 भी बहुत ज्यादा है बेटा? यस, यस सर। और तुम्हारे बीच में मान लो 1 मीटर डिस्टेंस है, तुमने कहा नहीं भैया 1 सेंटीमीटर है, तो चलो इससे कम तो नहीं हो सकता, 10⁻²। नो सर। तो 10⁻4 ऊपर बैठी है, 10⁻2 के हिसाब से 10⁻4 नीचे है, ये ऊपर जाएगी 10⁻8। अब भी वैल्यू क्या आ रही है? 6.67 10⁻3। ये तुम दोनों के बीच की फोर्स है, दिखाई दे रही कितने न्यूटन फोर्स है? यस सर। अब तूने कहा कि भैया मैं इसको अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि तुम दोनों को उसी वक्त अर्थ भी खींच रही है। कौन खींच रही है? अर्थ। अर्थ जो तुम पे फोर्स लगा रही है, अर्थ लगा रही है 1 पे भी फोर्स और अर्थ लगा रही है 2 पे भी। बात ठीक है? यस सर। तो वो होगा जी मल्टीप्लाई में मास ऑफ अर्थ इंटू m1 अपॉन में आर स्क्वायर, जी मल्टीप्लाई में मास ऑफ अर्थ इंटू m2 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर। अब आर पता है कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ। आर कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ। तो आर और मास में फर्क कितना आया, जरा ध्यान दो। रेडियस ऑफ अर्थ होता कितना है? 64 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4, 3 जीरो के 10⁶ मीटर। अब इसका स्क्वायर करना, और मास कितना है अर्थ का? 10⁻24 की रेंज का। ठीक है? यस सर। अगर मैं इनको कट भी करता हूं नीचे और ऊपर, तो भी 10⁻12 बचती है। अब 10⁻12 जब मैं 10⁻11 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 10⁻1 अप्रोक्सीमेटली, है ना? तो तेरे को अर्थ जो खींच रही है वो 10⁻1 या 10⁻2 न्यूटन से खींच रही है। तू जो अपने साथ वाले बच्चों को खींच रहा है वो 10⁻³ से। तो तेरे को अर्थ ज्यादा खींच रही है या साथ वाला बच्चा? हर्षित, सर। अर्थ ज्यादा खींच रही है? यस। मैं तेरे को, हाँ मैं तेरे को कह रहा हूँ कि ये रही अर्थ जिसपे तुम दोनों बच्चे बैठे हो, ये रहे तुम दोनों एक दूसरे को भी अट्रैक्ट कर रहे हो और तुम दोनों को अर्थ भी अट्रैक्ट कर रही है। तो कौन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है तुम दोनों को, इसलिए तुम दोनों की अट्रैक्शन तुम्हें महसूस नहीं हो रही, लेकिन हो रही है वो। तो यहाँ पर ये जो फोर्स लग रही है ना, ये वाली फोर्स, ये एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी दो मासेस के बीच में है, और ये एक ऐसी फोर्स है जो उनकी दूरी पे भी डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये तो वेरिएबल है। अगर मास चेंज कर दूंगा तो हर्षित ये फोर्स चेंज हो जाएगी, यस सर, चेंज हो जाएगी। और ये डिस्टेंस चेंज करूंगा तो भी फोर्स चेंज हो जाएगी। तो यहाँ कांस्टेंट सिर्फ कैपिटल जी है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक? यस सर। ठीक बात है? यस सर। बाकी सबको क्लियर हुआ? सर एक बात पूछनी है। पूछो। सर हम दोनों जैसे साइड में अट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थ हमें परपेंडिकुलर खींच रही है, तो वो इफेक्ट तो दोनों पे आ रहा है, पर हम एक दूसरे को तो खींचेंगे ही फिर भी। हाँ नेग्लिजिबल है ना, खींच तो रहे हो, मैंने सर बोला एक ना, और मैंने मना डाउट नहीं है। करा। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर जैसे अगर कोई भी दो बॉडी स्पेस में है तो सर वो तो टक्कर मार देंगे एक दूसरे में। हाँ अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, डिपेंड करता है क्या फोर्स है उनकी, टक्कर मारती ओके है। सर। ठीक है? अब जरा इधर ध्यान दो, देखो क्या लिखा है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वेक्टर फॉर्म क्या है? अब जो अभी मैंने आपको दो मासेस दिए थे, फिर दोबारा ले लिए, एक येरा मास एक येरा मास। ठीक है? एक मास m1 है, एक मास m2 है। एक की पोजीशन है r1, एक की पोजीशन है r2। ठीक है? इन्हें पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये है डिस्प्लेसमेंट।
जब मैंने आपको वेक्टर कराया था तब बताया था डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। अब ये r1 to 2 भी हो सकता है, मतलब इधर से इधर जाते हुए, और r2 to 1 भी हो सकता है, डायरेक्शन दोनों की उल्टी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। r1 और r2 आर पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ऑफ masses m1 and m2 respectively। ठीक है, r1 to 2 और r2 to 1 आर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसमें आपका r1 to 2 है r1 माइनस r2 और r2 to 1 है r2 माइनस r1। अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या ये दोनों इक्वल है, r1 to 2 और r2 to 1, हाँ मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है, बस नेगेटिव है एक दूसरे से। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से उल्टे हैं, एक r1 माइनस r2 है, एक r2 माइनस r1 है। ठीक है, और एक और चीज, ये देखो ये रहा मैग्नीट्यूड, r1 to 2 का मैग्नीट्यूड r2 to 1 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो आप कहोगे r1 माइनस r2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है r2 माइनस r1 के। बात ठीक है, बोलो बच्चों। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ, देखो अभी जो फोर्स का फॉर्मूला लिखा था, F इज इक्वल्स टू के जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और F1 to 2 क्या होगा, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, नहीं r1 to 2 का स्क्वायर। अब यहां पर इस वैल्यू को रखता हूं तो गड़बड़ होती है, तो मैंने क्या करा कि अगर वहां पर वेक्टर फॉर्म बनाई है ना, तो यहां पर भी वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए मैं एक वेक्टर मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब आप कहोगे भैया आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो अपना मैग्नीट्यूड लेके घूमेगा, और किसी चीज का मैग्नीट्यूड 2 4 5 10 कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे उसका इफेक्ट तो पड़ेगा। तो मैं एक ऐसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो डायरेक्शन तो रखती है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 है। आप जानते हो यूनिट वेक्टर, बोलो राघव। यूनिट वेक्टर हमने क्यों किया था, जिससे वेक्टर तो मिले लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अब देखो यहाँ पे वो हेल्प कर रहा है। अब मैं इस इक्वेशन को देखूं ना, तो F1 to 2 और सर F2 to लेकिन 1 के इसमें बीच में डायरेक्शन तो सिर्फ एक ही वेक्टर की आएगी। इस वाले वेक्टर में इसकी डायरेक्शन आएगी और इस वाले वेक्टर में इसकी डायरेक्शन आएगी। देख ले दोनों उल्टे हैं, यूनिट वेक्टर भी। यस सर समझ गया। डायरेक्शन उल्टी ठीक है, होंगी बस एक दूसरे की। हाँ तो तू यूं कह सकता है। अच्छा एक बात बता, ये तो बात देख के ही पता चल रही है कि R1 to 2 और R2 to 1 इक्वल है, यस सर। हाँ जी सर, देख के चल रहा है। लेकिन नेगेटिव साइन है। ऐसे ही फोर्सेस भी नेगेटिव होगी, और अगर फोर्सेस नेगेटिव है इसका मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ मान रहे हैं। हाँ जी सर, मान रहे हैं। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब ये लॉ ठीक होगा। एक बात, दूसरी बात, अच्छा एक चीज और देखो, अब लिखने के तरीके देख लो एक बारी। क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो बेटा, देखना बेटा, F1 to 2 इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। देखना क्या लिख रहा हूं मैं, यूनिट वेक्टर का मतलब यही होता है क्या, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ऐसे मैं नीचे लिख सकता हूं,
इसमें कोई डाउट? नो सर। कार्तिक यस सर। कोई डाउट? नो सर। तो तू यूं कह सकता है कि भैया मैंने कुछ नहीं किया, एक यूनिट वेक्टर की वैल्यू खोल के रख दी। अब इस यूनिट वेक्टर को कोई चाहे तो क्या इस फॉर्म में भी लिख सकता है जैसे ये लिखे थे? देखना, R122 को R122 को गया मार्कर ये रहा, ये इस फॉर्म में, और इसके यूनिट वेक्टर को इस फॉर्म में। बोलो ठीक है? यस सर। सर लेकिन एक डाउट है। हाँ जी बोलो। सर जब डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है तो हमने हाँ, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई क्यों करा? मतलब उसका यूनिट न्यूमरेटर में वेक्टर। मल्टीप्लाई बस इसलिए करा है जिससे ये साइड वेक्टर और ये साइड वेक्टर दोनों वेक्टर हो जाए। एक बात। दूसरी बात, अब तो यूं भी कह सकता है कि आर स्क्वायर और ये दोनों बराबर हैं। हाँ, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, आर की क्यूब लिख सकता है नीचे। ठीक है? यस सर। हाँ, अब पहले बताओ यहां तक बात समझ आई? बात कर रहे हैं हमने लास्ट क्लास में ग्रेविटेशन वाले लेक्चर में बात की थी रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी और कैपिटल जी। अब हम देखेंगे वेरिएशन इन स्मॉल जी। देखो, मान लो ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ में कहां कहां पर वेरिएशन आएगा स्मॉल जी में? एक, अर्थ की शेप यानी कि लैटिट्यूड पे। अगर मैं आपसे बात करूं अर्थ की शेप कैसी है, तो वो थोड़ी सी इलिप्टिकल है। वो पोल से रेडियस कम रखती है और इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा रखती है। इसको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था। पोल से ये डिस्टेंस कम रखती है, इक्वेटर से ज्यादा रखती है, और जहां पे डिस्टेंस कम है, जहां पे डिस्टेंस कम है वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगी। किस रिलेशन के हिसाब से? G इज इक्वल्स टू G मास ऑफ अर्थ ऑन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक। दूसरा वेरिएशन आता है अगर मैं अर्थ से थोड़ा हाइट पे चला जाऊं, h हाइट पे, तो ये तो है रेडियस ऑफ अर्थ, यह है हाइट h। अब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, जैसे मान लो कोई सैटेलाइट है, मान लो मून ही है, तो मून पे अर्थ की ग्रेविटी लगती है, तो कितनी लगती है? ये तो रेडियस ऑफ अर्थ है, ये हाइट है। तो एक बात तो ये हो गई कि रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट जुड़ जाएगी। ठीक है, तो कुछ तो जी कम होगी। पहले हम एक बार कंसेप्ट बनाते हैं, उसके बाद इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, डेप्थ डी। डी डेप्थ पर अंदर कितना रेडियस बचा? रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डेप्थ डी। ठीक है, अच्छा, अब ये तो पता चल रहा है कि डिस्टेंस बढ़ने से जी बढ़ना चाहिए, तो मैंने ऐसी एक परसेप्शन बना लिया कि भैया हाइट पर जो जी होगा ना वो कम होगा जो सरफेस पे है, और इसी के हिसाब से जो डेप्थ पर जी होगा वो ज्यादा होना चाहिए सरफेस से। कार्तिक, ये बात सोच सकते हैं हम? यस सर। तो तू कहेगा भैया सीधा साधा आपने रिलेशन लगा दिया, जो जी है वो GM/r² पे डिपेंड करता है। आप आर पे काम कर रहे हो कि रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप डिस्टेंस या रेडियस बढ़ाओगे तो उससे जी कम होगा, घटाओगे तो बढ़ेगा। लेकिन ये वाली बात तो ठीक है, ये गलत है। डेप्थ पे भी जी कम होता है सरफेस से। अब ये वाली बात हजम हुई कुछ? कार्तिक, हो गई शायद। कैसे, क्या कैसे समझाओगे तुम कि डेप्थ में कैसे कम हो रहा है? सर वहाँ पे फिर जो ऊपर हमारा मास है वो भी तो वो हो गया कम। ये बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है, क्योंकि डेप्थ में जाते वक्त मास भी कम होता है। इसका मतलब मास और मास के पास वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का अगर मैं एक्सप्रेशन देखूं तो वहां रेडियस का क्यूब आता है, और हमारे इक्वेशन में रेडियस का नीचे क्या पड़ा है? स्क्वायर।
स्क्वायर को क्यूब से काटोगे तो एक आर बच जाएगा। कार्तिक बना कंसेप्ट? कार्तिक लेफ्ट हो गया शायद। अब देखो सर कार्तिक ने लेफ्ट हो गया, उसका शायद हाँ कनेक्शन टूट गया होगा। कोई बात नहीं। वेरिएशन इन जी एट हाइट एच। अगर मैं हाइट एच पे देखूं तो कितना वेरिएशन आएगा जी का। देखो अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अर्थ से ऊपर जाता जाता हूँ तो क्या अर्थ का मास टोटल मास ही रहेगा या चेंज आएगा? सर थोड़ा एटमॉस्फेयर की वजह से चेंज आ सकता है। नहीं नहीं नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। देखो सेम रहेगा। अभी सेम रहेगा। ये अर्थ है आपकी अर्थ का रेडियस ये है और आप इस वक्त इधर हो, ठीक है, एच हाइट पे। तो अर्थ तो पूरी कवर हो रही है ना इसके अंदर, जो मैं देख ये येलो कलर का सर्कल बना रहा हूँ, इसके अंदर पूरी अर्थ आ रही है, तो मास में कोई चेंज नहीं आया। तो अगर मैं आपसे पूछूं ओरिजिनली या ऑन सरफेस ऑफ अर्थ जी कितना है, gm/r² एट हाइट h। जी एच कितना होना चाहिए, जी एम आर प्लस एच स्क्वायर, ये होना चाहिए, कोई चेंज नहीं है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को, तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आता है, जी एच डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर प्लस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, जी एच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर प्लस एच डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में स्मॉल जी, ठीक है। कार्तिक बात ठीक है? यस सर। अच्छा ये जो पावर -2 है इसको ऊपर +2 इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो -2 हो जाएगी। अप्लाई बाइनोमियल। बाइनोमियल के हिसाब से अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है तो उसका एक्सप्रेशन बन जाता है 1nx, यानी कि जी एच बन जाता है 1। अब n क्या है यहाँ पर -2, वो मैं आगे ले आया, और x है h/r। तो ये सर मेरे ये जी कैसे का आया एक्सप्रेशन। बायनोमियल? बाइनोमियल तो बेटा आप मैथ में पढ़ोगे, मैथ्स वाले सर कराएंगे। ये एक सर एक्सप्रेशन वो होता है थ्योरम तो बाइनोमियल का। अलग होती है ना, सी हाँ एन एन सी सीएन। एन माइनस हाँ आर। हाँ हाँ, अरे तो उस एक्सप्रेशन के अंदर एक निकल कर आता है 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सप्रेशन, वो बनता है 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। यस सर एक सर। डाउट है। हाँ जी बोलो। सर मैंने सुना है अर्थ के सेंटर में जाएंगे तो ग्रेविटी 0 हो जाएगी, ऐसा क्यों? अभी तो ऊपर जा रहे हैं, अभी डेप्थ में जाएंगे तब बोलियो डाउट। पहले कैसे आ गया डाउट? पहले तो हाइट पे जा रहे हैं अभी हम। अब हाइट पे होगा 1 - 2h/r। अगर ऐसा हो, समझ जरा, अगर h बराबर मैं 2r के रख दूं इस एक्सप्रेशन में जो भी बनाए, तो gh पता है क्या आएगा, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ r/2 रख दूं, सॉरी r/2 डिवाइडेड बाय r। अब देखिए बेटा क्या आ रहा है, gh 0। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, हम अर्थ के हाफ रेडियस पे जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली, ठीक है। तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने बाइनोमियल का एक्सप्रेशन लिया था जिसमें हमने कंसीडर किया था। एक्चुअल जो आपका एक्सप्रेशन है ना न्यूमेरिकली जिसको आप सॉल्व करोगे वो ये होगा, जी एच इक्वल्स टू 1 प्लस एच बाय आर रेज टू द पावर -2 जी, या सीधा सीधा ये यूज कर लो।
GH इज इक्वल्स टू G डिवाइडेड बाय 1 प्लस H बाय R। ठीक है, इसको आप खोलते हो ना तो आपका ये फॉर्मूला आता है जो आपको न्यूमेरिकली यूज करना है। देखो, G at height H is equals to G into R divided by R plus H का होल स्क्वायर। न्यूमेरिकल में आपको ये यूज करना है। ठीक है, ये कब यूज करोगे? जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डाल रखा है, जब H बहुत छोटा हो R के कंपैरिजन में। ठीक है बेटा, समझ आया? यस सर। अब हम बात कर रहे हैं वेरिएशन इन G एट डेप्थ D। अब एक बात सुनो, ये जो आपकी अर्थ है इसका टोटल मास कितना है और डी डेप्थ पे इसका मास कितना होगा? ठीक है, ये है डी डेप्थ और ये सेंटर है, यहाँ तक है आपकी रेडियस अर्थ। देखो, जो ये येलो कलर की बची हुई रेडियस है इसका मास वो नहीं होगा जो टोटल अर्थ का मास है। तो हमने क्या करा, हमने कहा लेट मास ऑफ होल अर्थ is an mass of earth remain at depth d md। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं मास का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ अर्थ नहीं बदली है। अब ये मत कहना भैया कोर ज्यादा डेंस होता है या सरफेस कम डेंस होती है, यहाँ हम एवरेज डेंसिटी की बात कर रहे हैं अर्थ की। वैसे ये बात ठीक है, अर्थ के कोर पे ज्यादा डेंसिटी होगी या तो कई जगहों पे अर्थ की डेंसिटी अलग होगी, कहीं पे कहीं और होगी। तो यहाँ पर 4/3 मैंने वॉल्यूम ले लिया जो रेडियस ऑफ अर्थ है, और यहाँ पर क्या लिया 4/3। अब जो रेडियस है डेप्थ पे वो है r माइनस टी का क्यूब, ये वॉल्यूम लिया, डेंसिटी अब जीरो ही है। तो md ये है और m वो है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं g क्या होता है, कैपिटल स्मॉल g, तो स्मॉल g का फॉर्मूला है g m बाय r स्क्वायर। g मास कितना है 4/3 बाई r क्यूब इंटू डेंसिटी बाय r स्क्वायर। g एट डेप्थ d कितना होगा? g md बाय r माइनस टी का होल स्क्वायर। g ठीक है, md है 4/3 पाई r माइनस टी का क्यूब अपॉन r माइनस टी का स्क्वायर। अब जो यहाँ कट रहा है वो काट दो, जैसे ये क्यूब तो कट गया नीचे के स्क्वायर से, ये क्यूब कट गया r माइनस 2 से। ठीक है, अब g बाय जी डी क्या होगा? अगर मैं जी डी और g को डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे क्या क्या चीजें कटती दिखाई दे रही है? g गया, 4/3 गया, पाई गया, डेंसिटी गया, बचा क्या r माइनस डी और r। इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस टी बाय आर। तो g एट डेप्थ d हो गया 1 माइनस टी बाय आर इंटू जी। फिर वही, अगर मैं डेप्थ t को r के इक्वल ले लूँ, यानी कि हम गड्ढा खोदते खोदते सेंटर पे पहुंच जाए, तो जी डी कितना आएगा? 0। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d इज 0। और ये सही में 0 ही होगा, यहाँ हम ये नहीं कहेंगे, हमने यहाँ कोई बाइनोमियल वगैरह अप्लाई नहीं करी, यहाँ हमने कोई तुक्का नहीं मारा, सीधा साधा यहाँ पे 0 आ रहा है। तो जी डी आपका 0 आ रहा है एट डेप्थ d।
तो सेंटर ऑफ अर्थ पर मास नहीं होता अर्थ का, इसलिए अर्थ से लगने वाली ग्रेविटेशन 0 हो जाती है। ठीक है, हाइट पे अगर आप बात करें तो ग्रेविटेशन जो है वो धीरे 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 कम करके कम होती रहती है और ये काफी दूर तक जाती है, आप कह सकते हो इन्फिनिटी तक। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है या ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसका इम्पैक्ट इन्फिनिटी तक रहता है। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ जी बता दिया मैंने आपको हाइट पे, और ये है आपके सरफेस पे ही वेरिएशन जो आ रहा है पोल्स और इक्वेटर की वजह से, और एक बता दिया आपको डेप्थ पे। ठीक है, अब देखो बेटा, कार्तिक कह रहा है कि भैया अगर हम डिग करते 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 सेंटर पे पहुंच गए तो डेप्थ कितनी होगी डी। हाँ, अब अगर हम डिग करते करते उससे आगे चले जाए तो डेप्थ यहाँ से नहीं, यहाँ से मेजर की जाएगी उसकी सरफेस से। ठीक है, यस सर। तो ग्रेविटी तो कभी डेप्थ नेगेटिव होती? नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव नहीं होगी। ठीक, यस सर। हार्दिक तेरा कोई क्वेश्चन है? हर्षित? नो सर, अभी तक तो नहीं है कोई। कुछ अब इसमें देख लो एक बारी, 2 मिनट के लिए इसको पढ़ो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो किस चीज की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पहले आप मुझे बताओ, कभी पोटेंशियल वर्ड सुना है? बोलो। हाँ जी सर, पोटेंशियल एनर्जी सुनी है। पोटेंशियल एनर्जी और कहीं पोटेंशियल सुना था वर्ड 10th में? इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में उसकी डेफिनेशन क्या थी? पोटेंशियल डिफरेंस का कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने में कितना वर्क डन लगता है, ठीक है, उसको और पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल ये होता है इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये क्या होगा, देखो इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अच्छा, यहाँ इसको सिर्फ मास बोल देते क्योंकि मास नेगेटिव नहीं होता। ये दैट पॉइंट का मतलब क्या होता है, वहां पे था इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे है ग्रेविटेशनल फील्ड। मान लो ये आपकी अर्थ है और ये इसकी फील्ड है। इस फील्ड के अंदर मुझे लेकर आना है बाहर से कोई छोटा सा मास, जिसका मास 1 kg है, और उसको उठा के मैं यहां तक लाऊंगा सिर्फ सरफेस तक। उसके बाद तो ये अपने आप ही अट्रैक्ट करती है। ठीक है, उसकी फील्ड तक लाऊंगा, तो वो कह रहा है यहां तक लाने में जो वर्क लगेगा वो वर्क होगा आपका पोटेंशियल। तो वर्क डन हुआ क्या, पोटेंशियल मल्टीप्लाई में मास। अब आपका पोटेंशियल क्या हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वर्क डन बाय मास। याद करो 10th क्लास में जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था वो भी यही था, वर्क डन बाय चार्ज, था कि नहीं था? हाँ जी यस सर, यही सर। था फॉर्मूला। हाँ, तो तुम ये कह सकते हो कि भैया ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये भी एनालॉग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और इसका मतलब है वर्क डन बाय मास। ठीक, मतलब अगर ठीक है किसी बेटा? चीज का पोटेंशियल निकालना है तो जिस हम्म, चीज के रिलेटेड में निकालना है उसको बस वर्क डन से डिवाइड कर दें। हाँ, वो मतलब एक तरीके से जो पोटेंशियल आपका वर्क डन ही होता है। अब चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो मैग्नेटिक हो, चाहे वो ये जो अब हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल हो। ठीक, यस सर। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन होता क्या है, तो वो होता है वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है हमारा, जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट आर ले लूं तो ये वर्क डन बनेगा। पोटेंशियल क्या है, वर्क डन डिवाइड बाय मास।
यानी कि जी एम एम बाय आर स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाय मास। इस मास को अगर मैं ऊपर वाले मास से और इस आर को इस आर से काट दूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, जी एम बाय आर। ठीक, ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जी एम बाय आर क्या है आपका? वर्क डन। पर यूनिट मास। तो आप कह सकते हो इसकी यूनिट होगी जूल पर केजी। ठीक है, या सर इसमें एम न्यूटन। अर्थ का मास है। अब डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है ये हमेशा ये जो येलो कलर की चीज ली थी अर्थ ही हो, ये उसका मास है जिसकी फील्ड में ला रहे हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा एक बात बताओ, जूल पर केजी की डायमेंशन तो बना लोगे, इतना तो आ चुका है अब आपको। हाँ जी सर। ठीक है, अब एक नई टर्म देखो क्या लिखा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम सुन चुके हैं, अब बस इसके आगे ग्रेविटेशनल और लगा रहा हूं, तो ये ग्रेविटेशन की बन जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी वही है, इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग system of charges from infinity to that point। अब एक मास नहीं लाना, अब सिस्टम लाना है मासेस का, एक से ज्यादा मास लाने। समझ आया? समझ आया बच्चों? थोड़ा सर थोड़ा। ये हाँ नहीं बेटा समझ बोलो, आया सिस्टम। बताता हूँ। हाँ बेटा बोलो। सर आप जिस ऑब्जेक्ट को ला रहे हो उसका मास तो सेम ही रहेगा ना? देखते हैं अभी, देख क्या होगा, अभी सिस्टम को देखते हैं। देखो, मान लो आप ना एक मास लाए एक सिस्टम में, देखो हम एक मास लाए m1, आप मुझे बताओ इस पे कौन फोर्स लगा रहा है? कोई दिख रहा है आपको पूरे सिस्टम में? बोलो। अभी तो बच्चों, कोई नहीं लगा रहा सर। तो इसका वर्क डन भी जीरो होगा, इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा। अब मैं एक और मास लाया, ये लेंथ l के डिस्टेंस पे है, तो इस पे कोई फोर्स लगाएगा? यस सर। पहला वाला ही लगाएगा। और इससे वर्क डन क्या बनेगा? जी m1 m2 अपॉन r बनेगा। यस सर। अच्छा एक और मास लाया, उसको सिस्टम में यहाँ रख दिया m3, अब इस पे फोर्स लगेगी? सर इस पे M1 और M2 दोनों लगाएंगे। शाबाश, बस यही सुनना था मेरे को, इसका मतलब समझ आ गया तुम्हें। तो मैं कह रहा था कि तीसरा मास रखेंगे तो उसमें दो जने फोर्स लगाएंगे, m1 और m2। अब मैं चौथा मास रखता हूँ, इस पे ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा। बात ठीक है गलत है? ठीक है सर। तो तू यूं कह सकते हैं कि भैया इस पे तीनों फोर्स लगा रहे हैं, लेंथ देख लो आप सबकी, डिस्टेंस, क्योंकि हमारी जो फोर्स है ना वो लेंथ पे डिपेंड करती है मासेस के साथ साथ। ठीक, तो ठीक वर्क सर। डन थर्ड जो बना, ऊपर देखते हैं फिर से, जी m1 लगा रहा है m3 पे फोर्स अपॉन आर, आर नहीं दिया मैंने, लेंथ ले रखा है l।
वो तो वेरिएबल है, उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं। m1 जब लगा रहा है m3 पे तो √2l है, और m2 जब लगा रहा है m3 पे तो l है। देखो m1 जब लगा रहा है m3 पे तो √2l, और m2 जब लगा रहा है m3 पे तो l। बात ठीक है? ठीक है सर। अब W4 G m1 m4 अपॉन में l, G m3 m4 अपॉन में l, और G m2 m4 अपॉन में √2l। और नेट वर्क डन क्या होगा आपका? W1 W2 प्लस W3 प्लस W4। ठीक है? ठीक है बेटा? ठीक है सर। अच्छा, अगर सिस्टम ये होता तो क्या करते आप? ये तो उससे आसान है, वो तो 4 थे, अब 3 है, और सबकी लेंथ में l ही ले रहा हूँ। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो क्या आप वही फॉर्मूला लगाते? पहले वाले पे तो 0 वर्क डन, जो m1 है। जब दूसरा आता तो उस पे m2 पे m1 लगाता, और जब तीसरा आता तो उस पे m1 भी लगाता और m2 भी लगाता। ठीक है बेटा? ठीक है सर। अच्छा, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वर्क डन की। किसकी बात कर रहा हूँ? वर्क डन की। अच्छा, ये तो वर्क डन है जिसमें मैंने m1 m2 m3 लिया। अब अगर इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लिए मैं एक एक्सप्रेशन कराऊंगा आपको। ठीक है? वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।